हेलो स्टूडेंट। क्लास ट्वेल्थ में हम लोग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को आज स्टार्ट करेंगे। ठीक है। सो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम ये बहुत ही वास्ट एप्लीकेशन का टॉपिक है। ठीक है, इसका एप्लीकेशन बहुत जगह होता है, तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए मैं ये लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम किस तरह के प्रॉब्लम में हम लोग अप्लाई कर सकते हैं उसको हम लोग एक एग्जांपल से जस्ट देखते हैं। ठीक है। जैसे मान लीजिए बहुत जगह ट्रेडिंग होती है, तो वहाँ पे जो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम है बहुत ही यूज़फुल है। यानी कि ये एमबीए में भी आप पढ़ने को आपको मिलेगा। ठीक है, आप अगर मैथ से कंटिन्यू करें तो भी आपको पढ़ने को मिलेगा। इंजीनियरिंग के फील्ड में भी जो है लीनियर प्रोग्रामिंग का यूज़ होता है। ठीक है, तो जैसे मैं आप एक जस्ट डे टू डे लाइफ से एक एग्जांपल दे रहा हूँ जहाँ पे आप लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का यूज़ कर सकते हैं। सपोज एक मर्चेंट है। अ, तो ऑब्वियस सी बात है, उसका काम है ट्रेडिंग करना। तो इसके पास मान लीजिए कि जो टोटल अमाउंट है वो 5 लाख रुपीज है। ठीक है, जो टोटल अमाउंट है वो 5 लाख रुपीज है। अब क्या है कि ये ट्रेडिंग के लिए जो है कुछ चेयर्स एंड टेबल खरीदना चाहता है। तो अब आपको देखिए कि सबसे पहले तो उसको देखना पड़ेगा कि टेबल और चेयर का प्राइस क्या है। तो मान लीजिए कि टेबल का जो प्राइस है वो 1200 रुपीज़ है, और इस पे इसको प्रॉफिट जो हो रहा है वो मान लीजिए 70 रुपीज़ हो रहा है। ठीक है, इसी तरह चेयर का भी कुछ प्राइस होगा। मान लीजिए चेयर का प्राइस 500 रुपीज़ है, और इस पे इसको जो प्रॉफिट हो रहा है वो 50 रुपीज़ हो रहा है। अब वो टेबल और चेयर खरीदेगा तो उसके पास इनफ स्पेस भी होनी चाहिए इन टेबल और चेयर को रखने के लिए। तो मान लीजिए कि वो अधिक से अधिक एटमोस्ट 100 चेयर्स रख सकता है एंड एटमोस्ट 50 टेबल्स रख सकता है। ठीक है, अब आपसे बोल रहा है कि वो कितना, व्हाट शुड बी द नंबर ऑफ टेबल एंड चेयर्स ही शुड बाई, है ना। नंबर ऑफ चेयर्स एंड नंबर ऑफ टेबल्स वो कितना खरीद ले कि उसका जो प्रॉफिट हो वो मैक्सिमाइज हो जाए। प्रॉफिट जो है वो मैक्सिमाइज हो जाए। तो ये देखिए, ये इस तरह के प्रॉब्लम को हम लोग जो है वो एक लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम से सॉल्व कर सकते हैं। तो अब देखिए ये एक डे टू डे लाइफ का एप्लीकेशन हो गया हमारा लीनियर। अब तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि हमको तो नहीं पता ना कि हम कितना चेयर और टेबल खरीदेंगे, तो हम क्या मानेंगे, लेट एक्स बी द नंबर ऑफ चेयर एंड वाई बी द नंबर ऑफ टेबल्स। तो ये जो हमने एज्यूम किया जिसके बेसिस पे मेरा जो मैक्सिमा और मिनिमा डिपेंड करेगा, किस पे डिपेंड करेगा, हमने कितना चेयर और कितना टेबल खरीदा है। इसको हम लोग बोलते हैं डिसीजन वेरिएबल। इसको हम लोग बोलते हैं डिसीजन वेरिएबल। तो हमारा पहला टर्म क्या है, डिसीजन वेरिएबल। तो मेरे ख्याल से डिसीजन वेरिएबल क्या है वो आपको इस क्वेश्चन के हिसाब से समझ में आ गया, जिसके कारण आपको जो प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो रहा है या मिनिमाइज हो रहा है वो डिसाइड हो रहा है। तो वो हमारा क्या हो गया, डिसीजन वेरिएबल। अब आप सबसे पहले तो आप ये मानेंगे कि आपका कितना चेयर खरीदना है और आपको कितना टेबल खरीदना है। तो आपको प्रॉफिट कितनी होगी वो आप पहले देखिए। अगर एक्स टेबल और वाई चेयर खरीद वाई एक्स चेयर और वाई टेबल खरीद रहे हैं तो आपको प्रॉफिट कितना होगा, 70 × y। ये हो गया प्रॉफिट ऑन द टेबल एंड 50 × x प्रॉफिट। तो ये टोटल प्रॉफिट होगा, इसको मान लेते हैं जेड। इसको हमको क्या करना है, मैक्सिमाइज। तो ये जो है इसको हम लोग बोलेंगे ऑब्जेक्टिव फंक्शन। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, यानी ये मेरा एम है। हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना। और प्रॉफिट कितना होगा, 50x + 70y। अब एक्स और वाई का क्या वैल्यू होगा वो हमको पता करना है, यानी डिसीजन वेरिएबल का क्या वैल्यू होगा वो हमको पता करना है। उसके बेसिस पे हम अपना ऑब्जेक्टिव फंक्शन डिसाइड करेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट, अब जो क्वेश्चन दिया हुआ उसके हिसाब से देखिए हम बहुत सारे इनइक्वालिटीज को बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप देखिए कि वो 5 लाख रुपया ही इन्वेस्ट कर सकता है टेबल और चेयर खरीदने के लिए, उससे अधिक उसके पास पैसा नहीं है। तो अब आप देखिए कि एक टेबल का कॉस्ट दे रखा है 1200, एक चेयर का कॉस्ट दे रखा है 500। तो हम क्या करेंगे, 500x हो जाएगा टोटल चेयर का कॉस्ट एंड 1200y हो गया टोटल टेबल का कॉस्ट। ये अधिक से अधिक कितना हो सकता है, 5 लाख रुपीज हो सकता है। इससे अधिक तो ये इसका प्राइस नहीं जा सकता है। तो इसका जो वैल्यू है वो 5 लाख रुपीज हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो ये एक हमारा इनइक्वालिटी बन गया ना। जो इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड की गई थी उसके बेसिस पे हमने ये एक इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लिया। दूसरा हम क्या इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, देखिए एक तो हो गया। दूसरा टेबल का जो कीमत है वो हमने इसको यूज कर लिया। अब देखिए एटमोस्ट 100 चेयर और 50 टेबल्स ही वो उसके पास स्पेस है रखने के लिए। तो जो एक्स है वो
इसका वैल्यू जो है वो लेस देन इक्वल टू 100 होना चाहिए। जो नंबर ऑफ चेयर्स हैं इसकी वैल्यू जो है वो 100 से कम होनी चाहिए, और जो टेबल्स है इसकी संख्या जो है वो 50 से कम होनी चाहिए। तो ये जो इनइक्वालिटीज निकल के आई, इंक्लूडिंग, हम यहाँ पे खुद से एक कंडीशन पुट कर सकते हैं ना, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इस इनइक्वालिटीज का जो सिस्टम है इसको हम लोग बोलेंगे कंस्ट्रेंट, है ना। इन कंस्ट्रेंट की मदद से हम अपने ऑब्जेक्टिव फंक्शन को मैक्सिमाइज मिनिमाइज करेंगे जस्ट बाय फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। तो हमने देखिए क्या क्या टर्म्स सीखा, डिसीजन वेरिएबल, ऑब्जेक्टिव फंक्शन एंड कंस्ट्रेंट। तो अब आप देखिए कि यानी कि एक लीनियर, ये जो पूरा प्रॉब्लम हुआ ना, यहां से जो हमारा प्रॉब्लम हुआ, ये जो प्रॉब्लम है, ये पूरा का पूरा प्रॉब्लम इंक्लूडिंग ऑब्जेक्टिव फंक्शन एंड कंस्ट्रेंट, इसको हम लोग बोलते हैं लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, एलपीपी, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। ये हमारा प्रॉब्लम है। इसको सॉल्व करने के बाद जो हमारा एक्स और वाई का वैल्यू मिलेगा, वो हमको बताया कि कितना चेयर और कितना टेबल खरीदे जिससे हमारा प्रॉफिट मैक्सिमम हो जाए। ओके, तो यही। अब लेकिन अब जो है इस साल 2021 में जो आपका बोर्ड एग्जाम होगा, उसमें जो है हमारे इस चैप्टर में बहुत सारे पार्ट डिडक्ट कर दिए गए हैं सिलेबस से। ठीक है, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि क्या क्या डिडक्ट हुआ है। हमें जो प्रॉब्लम मिलेगा ना वो सिर्फ यही मिलेगा, इस तरह का प्रॉब्लम मिलेगा। ठीक है, एक्चुअल में अगर आप देखें तो ये एक वर्ड प्रॉब्लम है। हमने वर्ड प्रॉब्लम को जो है, ये हमारा वर्ड प्रॉब्लम था, उसको हमने एक लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में कन्वर्ट किया, यानी कि स्टेटमेंट था उसको हमने मैथमेटिकली रिप्रेजेंट किया। तो हमें वर्ड प्रॉब्लम नहीं दिया रहेगा, हमें जो है ये मैथमेटिकल फॉर्म दिया रहेगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन दिया रहेगा, कंस्ट्रेंट्स आपको दिए रहेंगे, उसके बेसिस पे आपको मैक्सिमम मैक्सिमाइज और मिनिमाइज करना होगा ऑब्जेक्टिव फंक्शन। जस्ट गो थ्रू योर। तो देखिए आपके बुक में ये सारी चीजें पढ़ लीजिएगा आप। ठीक है, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को हम लोग ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम भी बोलते हैं। ठीक है, इसमें देखिए बहुत सारे टर्म्स आपके बुक में ऑलरेडी लिखे हुए हैं। ठीक है, तो इन सारे टर्म्स को आप एक बार जस्ट गो थ्रू ऑल दिस टर्म्स। ठीक है, देखिए ऑब्जेक्टिव फंक्शंस, डिसीजन वेरिएबल, कंस्ट्रेंट्स, है ना। इन सारे टर्म्स को आप एक बार तो ये लाइन थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा आप खुद से। ठीक है, देन इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। अब देखिए जो आपका प्रॉब्लम होगा वो देखिए एक्सरसाइज 12.1, ये आपका सिलेबस का पार्ट होगा। एक्सरसाइज 12.1 देखिए, 12.1 में जो है आपका एक लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम ही दिया हुआ है ना। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, या क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 में मैक्सिमाइज करना है इसको, ये आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो गया और ये आपका कंस्ट्रेंट हो गया, है ना। तो हमेशा इसी तरह का प्रॉब्लम होगा। ठीक है, अब जो एक्सरसाइज आपका एक्सरसाइज 13.2 जो है ये आपके सिलेबस में नहीं है। 13.2 ये देखिए वर्ड प्रॉब्लम है, ये आपके सिलेबस में नहीं है इस साल 2021 में। ठीक है, फिर आपका एक मिसलेनियस, ये भी आपके सिलेबस में ऑब्वियसली नहीं आ पाएगा क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम ही दिए हुए हैं मिसलेनियस में। आप देख लीजिए कि कोई ऐसा तो नहीं है जो वर्ड प्रॉब्लम नहीं है, नहीं सारे वर्ड प्रॉब्लम है, तो ऑब्वियस सी बात है ये भी आपके सिलेबस का पार्ट नहीं होगा। तो हम लोग के लिए इजी है, 13.1 ही हमारे सिलेबस का पार्ट है। ठीक है, तो हम लोग इसी को देखेंगे। अब आप देखिए कि इसमें जो है ये वाला पार्ट आपने क्लास, जो कंस्ट्रेंट आपके दिए हुए हैं इसको आपने सॉल्व करना, इसको ड्रॉ करना सीखा है क्लास 11th में ही। कौन सा चैप्टर? लीनियर इनइक्वालिटीज। तो बेहतर होगा कि अगर आप एक बार फिर से लीनियर इनइक्वालिटीज को अपने बना लें तो आपके लिए आसान हो जाएगा काम। ठीक है, तो चलिए मैं कुछ एक दो क्वेश्चन सॉल्व कर दे रहा हूं और उसके बेसिस पे हम देखेंगे कि कैसे हम जो है अपने ऑब्जेक्टिव फंक्शन को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करेंगे। जरूरी नहीं कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमेशा मैक्सिमाइज करने के लिए हो, मिनिमाइज करने के लिए भी दे सकता है। ठीक है, तो हम लोग कुछ क्वेश्चंस ऐसे देखेंगे। ठीक है, तो जिससे हम सॉल्व कर सकते हैं। अब आप अगर आपको याद होगा कि एक लीनियर इक्वालिटी अगर दिया हुआ है, एक लीनियर इनइक्वालिटी अगर आपको दिया हुआ है ax प्लस बी वाई इज लेस देन और इक्वल टू सी, तो सबसे पहले आप क्या करते हैं, इसको इक्वालिटी में कन्वर्ट करते हैं और इस लाइन को ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले इस लाइन को आप ड्रॉ करते हैं। अगर क्लास 11 आपको याद है, इस लाइन को ड्रॉ करते हैं। ये इक्वालिटी साइन जो है एक लाइन रिप्रेजेंट करता है, यानी कि इसका जो सॉल्यूशन है इस लाइन के पॉइंट है, बाहर का पॉइंट नहीं है। लेकिन एक इनइक्वालिटी जो है स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट नहीं करता है, ये एक रीजन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अब वो रीजन कौन सा होगा ये आपको देखना है। क्यों? स्ट्रेट लाइन जो है दो रीजन में डिवाइड करता है प्लेन को, एक रीजन ये हो गया और दूसरा रीजन ये हो गया, है ना। तो एक स्ट्रेट लाइन जो है एक प्लेन को दो रीजन में डिवाइड करता है। तो
इसका जो रीजन होगा या तो ये रीजन हो सकता है या ये रीजन हो सकता है, डिपेंडिंग कि कैसे हम पता करेंगे उसको, ठीक है। तो ये क्लास 11th में आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है, ठीक है। अब बहुत सारी इनइक्वालिटीज हैं, तो जो कॉमन वाला रीजन होगा वही सॉल्यूशन होगा। बहुत सारे इनइक्वालिटीज हैं यानी बहुत सारे स्ट्रेट लाइन है, तो इसका जो कॉमन रीजन होगा वही जो होगा वो आपका सॉल्यूशन होगा। तो ये कॉमन रीजन है सपोज, तो यही हमारे बहुत सारे अगर लीनियर इनइक्वालिटीज है तो वही ये रीजन कॉमन रीजन, यानी ऐसा रीजन जो सबको सेटिस्फाई कर रहा है, यही आपका सॉल्यूशन होता है। और लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में हम इसको क्या बोलते हैं, फिजिबल रीजन। जो क्लास 11th में आप शेड करते थे पोर्शन को, उस पोर्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, फिजिबल रीजन, ठीक है। यानी इस रीजन के पॉइंट ही आपके सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज को सेटिस्फाई करेंगे। ओके, अब नेक्स्ट हमारा क्या है कि अब चलिए ये हमारा फिजिबल रीजन क्या है, यानी बाहर वाला रीजन क्या हो जाएगा, नॉट फिजिबल, यानी कि बाहर वाला रीजन का पॉइंट सॉल्यूशन नहीं होगा आपके कंस्ट्रेंट का, ठीक है। अब ये फिजिबल रीजन जो है दो तरह का हो सकता है, बाउंडेड भी हो सकता है, अनबाउंडेड भी हो सकता है। तो अगेन हमारे सिलेबस का जो पार्ट होगा वो बाउंडेड फिजिबल रीजन नहीं होगा, अनबाउंडेड फिजिबल रीजन नहीं होगा, ये भी आप ध्यान रखिएगा। बाउंडेड फिजिबल रीजन ही हमको हमेशा मिलेगा। अनबाउंडेड फिजिबल रीजन हमारे सिलेबस का पार्ट, अनबाउंडेड फिजिबल रीजन जो है ये हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं होगा। अनबाउंडेड फिजिबल रीजन ये हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। कौन है सिलेबस का पार्ट, बाउंडेड रीजन ही होगा हमारा फिजिबल रीजन, इसको आप ध्यान रखिएगा। तो चलिए हम लोग कुछ पहले थ्योरम्स पढ़ लेते हैं जो हमको बताएगा कि मेरा मैक्सिमा और मिनिमा क्या होगा, किस वैल्यू के लिए होगा। तो चलिए पहला है हमारा थ्योरम नंबर 1। थ्योरम नंबर 1 क्या बोल रहा है, लेट आर बी द फिजिबल रीजन, यानी कि आपको एक सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज दिया हुआ है और उसका फिजिबल रीजन मान लीजिए ये है, तो इस रीजन को हमने क्या मान लिया, आर। सो लेट आर बी द फिजिबल रीजन for a linear programming problem z equal to ax plus by with the objective function, और ऑब्जेक्टिव फंक्शन आपका क्या दिया हुआ है, z equal to ax plus by, ठीक है। when z has optimal value maximum और minimum, z का जब मान लीजिए कि maximum और minimum value है, where the variable x and y are subjected to constraint, constraint आपको दिया हुआ है by linear inequality, this optimal value must occur at corner point। तो इसका जो मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा वो कहां पर मिलेगा, कॉर्नर वाले पॉइंट पर ही मिलेगा। यानी कि या तो अब आप देखिए फिजिबल रीजन का कॉर्नर पॉइंट क्या है, ये है और ये है, यानी कि इसका जो मैक्सिमम या मिनिमम जो पूछा जा रहा हो वो मिलेगा, और वो कहां मिलेगा, कॉर्नर वाले पॉइंट पे ही मिलेगा। तो फिजिबल रीजन का कॉर्नर वाला पॉइंट हम इजीली देख सकते हैं ना, ये थ्योरम 1 बोलता है। थ्योरम 2 क्या बोल रहा है, let R be the feasible region for linear programming problem and let Z equal to x plus by with the objective function। ये मेरा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है। if R is bounded, यानी कि अगर आपका feasible region बाउंडेड है, यानी इसकी बाउंड्री आपको पता है, देन ऑब्जेक्टिव फंक्शन हैज बोथ मैक्सिमम और मिनिमम। तो जो आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन है इसका मैक्सिमम भी मिलेगा और मिनिमम भी। इसलिए मैंने बोला कि हम लोग का सिलेबस का जो पार्ट है वो बाउंडेड फिजिबल रीजन ही है, यानी हमारे केस में मैक्सिमम भी मिलेगा मिनिमम भी, नहीं भी मिल सकता है, बट वो ऐसा केस हम लोग नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। then bounded feasible region है, then objective function will have maximum and minimum both, है ना, and each of these will occur at corner point। और जो मेरा मैक्सिमम और मिनिमम है वो कहाँ पर मिलेगा, ये कॉर्नर वाले पॉइंट पे मिलेगा। तो ये दो थ्योरम आपको बता रहा है कि मैक्सिमम और मिनिमम बाउंडेड रीजन में मिलेगा ही मिलेगा, और ये कहाँ पर मिलेगा, कॉर्नर वाले पॉइंट पे मिलेगा, ठीक है। तो अब हमको पता चल गया ना कि मेरा जो मैक्सिमम और मिनिमम है वो कहाँ पर मिलेगा, कॉर्नर वाले पॉइंट पे। तो अब ऐसा एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है, एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और उसके बाद हम देखते हैं कि हमारा बाउंडेड रीजन क्या होगा, ठीक है, फिजिबल रीजन क्या होगा और उसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो ऐसा हम एक क्वेश्चन लेते हैं, चलिए ठीक है। मैं एग्जांपल से ले रहा हूँ, ठीक है। चलिए फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल 3 ले रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि इससे आपको बहुत सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन मिल जाएगा, इसलिए मैं एग्जांपल 3 ले रहा हूँ। एक्सरसाइज में आपका इससे इजी क्वेश्चन ही दिया हुआ है, ठीक है, तो मैं वो नहीं सॉल्व कर रहा हूँ, एग्जाम्पल से सॉल्व कर दे रहा हूँ, एग्जाम्पल 3, ठीक है। सो एग्जाम्पल 3 हम लोग स्टडी करते हैं। एग्जाम्पल 3 क्या बोल रहा है, आप क्वेश्चन अपने बुक अपने पास रखिए, मैं इसको अलग से सॉल्व कर दे रहा हूँ। आपका मैक्सिमाइज और मिनिमाइज दोनों करने बोल रहा है, तो चलिए दोनों क्वेश्चन इसे सॉल्व हो जाएंगे। किसको मैक्सिमाइज मिनिमाइज करने बोल रहा है, z इक्वल टू 3x प्लस 9y, यानी ये मेरा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है विद डिसीजन वेरिएबल x एंड y। कंस्ट्रेंट आपके क्या है, x प्लस 3y इज लेस देन और इक्वल टू 60,
दूसरा है x प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10, x इज लेस देन इक्वल टू y, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसको मुझे सॉल्व करना है। ठीक है, यानी कि मुझे x और y का वो वैल्यू पता करना है जिसके लिए z मैक्सिमम होगा। तो अभी हमने थ्योरम पढ़ा है कि जो फिजिबल रीजन है उसका कॉर्नर पॉइंट पे मैक्सिमम मिनिमम मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि सॉल्यूशन जो आप अपने बुक में कॉपी में लिखेंगे एग्जाम कॉपी में, तो सबसे पहले सारे इनइक्वालिटीज को इक्वालिटी में कन्वर्ट कर दिए। सो x प्लस थ्री वाई इक्वल टू 6, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, x इक्वल टू वाई, x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0। अब इन सारे लाइन को आप ड्रॉ कीजिए। सो इन सारे लाइन को अगर आप ड्रॉ करेंगे, ठीक है, तो पहले तो एक चीज और ध्यान रखिएगा, आपको एग्जाम बोर्ड एग्जाम में आपको ग्राफ पेपर भी मिलेगा, विदाउट ग्राफ पेपर भी आप सॉल्व कर सकते हैं, बट मैं आपको प्रेफर करूंगा कि आप अपनी कॉपी पे ही सॉल्व कीजिए, वो अधिक अच्छा है। ठीक है, सो ये मेरा लाइन हो गया एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, अब हमको जो है वो इन लाइन को ड्रॉ करना है। तो अब आप लाइन को ड्रॉ कीजिए, x प्लस थ्री वाई, ये सारा आपका सॉल्यूशन का पार्ट होगा, तो इंटरसेप्ट फॉर्म यूज करते हैं। x बाई सिक्स प्लस वाई बाई टू इज इक्वल टू वन, यानी x एक्सिस को कहाँ कहाँ कट कर रहा होगा, टू पे कट कर रहा होगा। कॉम्पास यूज करके आप मार्क कर लीजिएगा। ठीक है, और y एक्सिस को कहाँ कट कर रहा है, टू पे, x एक्सिस को सिक्स पे कट कर रहा है। वन टू, वन टू थ्री फोर फाइव और सिक्स, वन टू थ्री फोर फाइव। तो अब हम स्केल से एक्स सिक्स पे है ना, और वाई कहाँ पर है, टू पर है, तो एक्स सिक्स पर और वाई टू पर, इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है, इसको मैं डिफरेंट कलर से बना दे रहा हूँ। ये मेरा लाइन ज्वाइन हो गया। ये ध्यान रखिएगा, ये ग्रीन वाला जो है, ये जो ग्रीन वाला है ये मेरा अ, ये जो ग्रीन वाला है ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। आप ये बेहतर है कि यहाँ पे लिख लीजिए x प्लस थ्री वाई इक्वल टू सिक्स। ठीक है, नेक्स्ट लाइन क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू टेन, यानी x को 10 पे कट कर रहा है और y को भी 10 पे कट कर रहा है। तो थोड़ा सा छोटा हो गया, सेवन एट नाइन टेन, ड्रॉ कर लीजिएगा। सिक्स सेवन एट नाइन टेन, तो इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करना पड़ेगा। ये थोड़ा सा लेंदी हो गया, बट मेरे ख्याल से आप देख सकते हैं। तो टेन और टेन को ज्वाइन करेंगे। ठीक है, इसको डिफरेंट कलर से कर दे रहे हैं, है ना। ये लाइन का इक्वेशन क्या हो गया, x प्लस वाई इक्वल टू टेन, एक्स प्लस वाई इक्वल टू टेन। अब एक और लाइन है हमारा x इक्वल टू वाई। सो x इक्वल टू वाई का मतलब है x जीरो और y जीरो और x वन और y वन। तो वन वन पॉइंट अब इसमें लेते हैं, इसमें तो एक पॉइंट लेना पड़ेगा हमको, वन वन, वन वन पॉइंट है और जीरो जीरो इस पे पॉइंट है, क्योंकि एक कांस्टेंट टर्म जीरो है ना। ठीक है, तो ये तो इजी है हमारे लिए। इस लाइन को ड्रॉ करते हैं, तो इसको डिफरेंट कलर से करते हैं। ये सपोज ये, तो ये लाइन हो गया मेरा x इक्वल टू वाई, और ये तो मेरा x एक्सिस y एक्सिस है जिसको हमने ऑलरेडी ड्रॉ कर रखा है ना। अब हमको फिजिबल रीजन पता करना होगा, तो अब इनइक्वालिटी का यूज करते हैं। अब आप देखिए कि जो मेरा ग्रीन लाइन है वो है x, जो ग्रीन लाइन है, ठीक है, उसका इक्वेशन क्या है वो आप देखिए। जो ग्रीन लाइन है उसका इक्वेशन ये है, x प्लस थ्री वाई इज लेस देन इक्वल टू सिक्स। ठीक है, तो इसका फिजिबल रीजन कौन सा होगा वो हमको आइडेंटिफाई करना है। तो इसका फिजिबल रीजन कौन सा होगा, इसका रीजन कौन सा होगा, तो हम क्या करेंगे ना, वैसा पॉइंट लेंगे। अब देखिए ये मेरा जो ग्रीन लाइन है, ग्रीन लाइन जो है इसको दो पार्ट में डिवाइड करा है, एक इधर का रीजन है और एक इधर का रीजन है। तो कौन सा रीजन होगा इसका सॉल्यूशन वो हमको देखना है। ठीक है, तो कैसे देखेंगे कि हम वैसा पॉइंट लेंगे जो किसी भी रीजन में हो, या तो इस रीजन में या इस रीजन, बट इस लाइन पे नहीं होना चाहिए। देखिए जीरो जीरो जो है इस रीजन में है और सबसे इजी पॉइंट है। आप ऐसा भी ले सकते हैं, नाइन कॉमा जीरो भी ले सकते हैं, या जीरो कॉमा फाइव भी ले सकते हैं, या फिर थ्री कॉमा जीरो भी ले सकते हैं, बट वो लाइन पर नहीं होना चाहिए और आपको पता होना चाहिए किस रीजन में, ये भी आपको देखना है। ठीक है, तो मैं सबसे इजी पॉइंट क्या ले रहा हूँ, जीरो जीरो। सबसे इजी पॉइंट है हमारा जीरो जीरो, तो मैं जीरो जीरो ले रहा हूँ और जीरो जीरो इसमें पुट कर रहा हूँ।
तो अगर आप पुट करेंगे तो क्या आएगा, 0 + 0 इज लेस देन इक्वल टू 6, ये आपको दिखाने की जरूरत नहीं है, तो ये सही है ना। इसका मतलब इसका जो ग्रीन लाइन का फिजिबल रीजन है वो इधर है। ठीक है, अब इस पे आते हैं, इसका फिजिबल रीजन कहाँ होगा। तो इसका जो फिजिबल रीजन है, हमने क्वेश्चन गलत नहीं उतारा है, ये देख लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन में सही है, x+3y, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है हमारा इसका फिजिबल रीजन। तो ब्लू लाइन का फिजिबल रीजन किधर होगा, तो 0 0 इसमें पुट करेंगे तो इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, यानी कि इसका फिजिबल रीजन जो है, अ, हमने जो है ना क्वेश्चन गलत उतार लिया है, सॉरी उतार लिया है, सॉरी इसके लिए। ठीक है, थोड़ा सा समय लगा इसमें। ठीक है, चलिए हम लोग फिर से क्वेश्चन लिख दे रहे हैं। क्वेश्चन मैं फिर से लिख दे रहा हूँ। ठीक है, जो हमारा क्वेश्चन है वो है, क्योंकि मैं फिर से रिकॉर्डिंग नहीं करूँगा, अदरवाइज टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाएगा। बहुत सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली हैं, तो मैं क्वेश्चन एक्चुअली गलत उतार दिया था, इसीलिए सारा प्रॉब्लम हो रहा था। एक्स z = 3x + 9y, इसको मुझे क्या करना है, मैक्सिमाइज भी करना है और मिनिमाइज भी करना है। ठीक है, कंस्ट्रेंट ऑलरेडी दे रखा है, x+3y इज लेस देन इक्वल टू 60, x+y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10, x इज लेस देन इक्वल टू y, x इज लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ मैंने 60 की जगह पे 6 ले लिया था, इसलिए सारा प्रॉब्लम हो रहा था। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं आपको क्या बोलूंगा कि सारे को इक्वलिटी फॉर्म में लिख लीजिए। x+3y इज इक्वल टू 60, x+y इक्वल टू 10 एंड x इक्वल टू y। अब ये वाला लाइन को इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए, x/60 प्लस y/20 इज इक्वल टू 1। इस लाइन में तो ठीक है, x/10 प्लस y/10 इज इक्वल टू 1, और ये तो सबसे सिंपल लाइन है, ओरिजिन से पास करेगा और 1 1 से पास करेगा या 10 10 से पास करेगा, है ना। और ये मेरा x एक्सिस है, y एक्सिस है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आप क्या कीजिए कि सबसे पहले जो है वो आप एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ड्रॉ कीजिए। ठीक है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ कीजिए। तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ करना है हमको, तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ठीक है, सो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हम ड्रॉ कर रहे हैं। ये मेरा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ हो गया, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। अब आप देखिए यहाँ पे 1 2 लेंगे तो आपका एक्सिस पे काम नहीं चलेगा, तो हम क्या करेंगे कि इसको जो मार्किंग करेंगे वो कैसे मार्किंग करेंगे, 10 से 10 के मल्टीपल में मार्क करेंगे। 10 20 30 40 50 60, है ना। इधर भी 10 के मल्टीपल में मार्क करते हैं, 10 20 30 40 50, है ना। अब पहला पॉइंट है 60, 20, एक्स एक्सिस को 60 पे कट करेगा, वाई एक्सिस को 20 पे कट करेगा। सो एक्स एक्सिस को 60 पे कट करेगा और वाई एक्सिस को 20 पे। सो एक्स एक्सिस को 60 पे और वाई एक्सिस को 20 पे, तो एक लाइन ड्रॉ हो गया मेरा, है ना। एक लाइन मेरा ड्रॉ हो गया। दूसरा इसको लिख लीजिए आप, ये किसका इक्वेशन है, x+3y = 60 का इक्वेशन। ठीक है, दूसरा है x को 10 पे कट कर रहा है, y को भी 10 पे कट कर रहा है, तो दूसरा लाइन मेरा ऐसा होगा। इसको डिफरेंट कलर से ड्रॉ करते हैं, x को 10 पे और y को भी 10 पे, तो ये लाइन हो गया मेरा। इस लाइन का इक्वेशन है x+y = 10, और एक आखिरी लाइन है x इक्वल टू वाई, तो इस लाइन को आप इजीली ड्रॉ कर सकते हैं ना। इस लाइन को कैसे ड्रॉ करेंगे, एक्स एक्सिस को 1 1 पे और वाई एक्सिस को एक्स, एक तो 0 0 पे कट करेगा ही करेगा, है ना, क्योंकि x इक्वल टू वाई 0 0 पे तो कट करेगा ही। दूसरा 10 10 पे भी कट करेगा, यहाँ पे भी कट करेगा, है ना। तो दूसरा वाला पॉइंट हो जाएगा 10 10। तो लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं, दो पॉइंट मिल गया, तो मेरा लाइन ऐसा होगा, है ना। सो मेरा तीनों लाइन मिल गया, x इक्वल टू वाई, और एक ये तो x एक्सिस और y एक्सिस है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हमको फिजिबल रीजन पता करना है, तो फिजिबल रीजन कैसा होगा वो देखिए।
ये दोनों जो बता रहा है कि मेरा फिजिबल रीजन होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, क्योंकि एक्स भी पॉजिटिव है वाई भी पॉजिटिव है, यानी कि इधर हमको नहीं देखने की जरूरत है, थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट में हमको देखने की जरूरत नहीं है। अब हमको रीजन देखना है, तो रीजन कैसे देखेंगे वो देखिए। अ, अब रीजन जो है उस पे आते हैं, तो जो ग्रीन लाइन है उसका इनइक्वालिटी देखिए, ये इसका इनइक्वालिटी है, तो हमको वैसा पॉइंट लेना है इस इनइक्वालिटी में जो कि इस लाइन ग्रीन लाइन पे लाई ना करे, और हमको पता चले वो किस रीजन में लाई कर रहा है, ठीक है। तो मान लीजिए कि एक रीजन इधर है एक रीजन इधर है, तो सबसे इजी पॉइंट कौन है, जीरो जीरो, इसमें जीरो जीरो पुट करके देखिए, जीरो प्लस जीरो इज लेस देन इक्वल टू 60, सही है ना। इसका मतलब जिधर हमने जीरो जीरो लिया है उधर वाला रीजन इसका फिजिबल उसका रीजन होगा ग्रीन लाइन का। अब ब्लू लाइन पे आते हैं, ब्लू लाइन का किधर रीजन होगा, तो ब्लू लाइन का ये इनइक्वालिटी है, तो जीरो जीरो भी इसके इधर में दिख रहा है, जीरो जीरो से पुट करके देखते हैं, जीरो प्लस जीरो ग्रेटर देन 10, गलत है ना, यानी कि जिधर जीरो जीरो है वो ब्लू लाइन का रीजन नहीं होगा, उसका अपोजिट वाला इसका रीजन होगा, यानी इसका रीजन इधर होगा, है ना। अब इसके रीजन पे आते हैं, x इज लेस देन इक्वल टू y, तो इस पे देखिए जीरो जीरो नहीं ले सकते, क्यों, जीरो जीरो इस लाइन पे ऑलरेडी लाई कर रहा है व्हाइट वाली लाइन पे, इस पे जीरो, तो हमको कोई और पॉइंट लेना पड़ेगा, तो हम ले सकते हैं 10,0 ले सकते हैं, 10,0 ले सकते हैं। अब इसे पुट करके देखिए, x लेस देन इक्वल टू y है, तो 10,0, ये आपको दिखाना नहीं है, आप खुद से कर सकते हैं रफ वर्क में, 10 इज लेस देन इक्वल टू जीरो, सही है या गलत है, गलत है ना। तो इसका मतलब जिधर हमने 10,0 लिया वो वाला रीजन इसका नहीं होगा, इसका रीजन किधर होगा, इधर। तो इसका जो फिजिबल रीजन है, इसका जो फिजिबल रीजन है वो किधर होगा, इसका फिजिबल रीजन इसमें होगा, ये इसका फिजिबल रीजन होगा। अब इसको कॉमन रीजन यही है ना, यही इसका कॉमन रीजन होगा, आप इसको इजिली मार्क कर सकते हैं, इसका आप नाम लिख लीजिए, इसका नाम दे देते हैं ए बी सी डी। अब आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए, ए बी सी डी इज द फिजिबल रीजन, ए बी सी डी इज अ फिजिबल रीजन, ठीक है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, अब जो थ्योरम है वो बोलता है कि फिजिबल रीजन बाउंडेड है, तो जो मैक्सिमा मिनिमा मिलेगा वो कॉर्नर पॉइंट पे मिलेगा, तो इसे कितने कॉर्नर पॉइंट है, ए बी सी डी, ये चार कॉर्नर पॉइंट है, मैक्सिमा मिनिमा इसी पे मिलेगा। तो ए का कोऑर्डिनेट क्या है, ए का कोऑर्डिनेट तो आपको पता है 10 0,10, बी का कोऑर्डिनेट पता कर लीजिए, बी का कोऑर्डिनेट हमको नहीं पता है, तो ये किसका किसका इंटरसेक्शन पॉइंट है, ये है इंटरसेक्शन पॉइंट व्हाइट लाइन और ब्लू लाइन, इन दोनों लाइन को आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो आप ये सॉल्यूशन दिखाएंगे अपनी कॉपी में, x इक्वल टू वाई एंड x प्लस वाई इक्वल टू 10, इसको सॉल्व करेंगे तो x प्लस एक्स इक्वल टू 10, तो x इक्वल टू 5 एंड y इक्वल टू भी 5, तो b का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 5,5, c का कोऑर्डिनेट हमको नहीं पता है, c का कोऑर्डिनेट भी किसका किसका इंटरसेक्शन है, व्हाइट लाइन और ग्रीन लाइन, तो इन दोनों लाइन को सॉल्व करना पड़ेगा, यानी x इक्वल टू वाई एंड x प्लस 3y इज इक्वल टू 60, इसको सॉल्व करिए, तो 4y इक्वल टू 60, सो y इक्वल टू 15, है ना। तो ये वाला पॉइंट कितना हो जाएगा, 15,15, है ना। और d का कोऑर्डिनेट हमको पता है, d का कोऑर्डिनेट कितना है 20,0,20, तो सारे कॉर्नर पॉइंट मिल गए। अब जो थ्योरम बोलता है कि कॉर्नर पॉइंट पे ही मैक्सिमम मिनिमम मिलेगा, तो हम क्या करेंगे, z का वैल्यू मैक्सिमम और मिनिमम कॉर्नर पॉइंट पे ही होगा, तो हम एक टेबल बनाएंगे, इस टेबल में इधर कॉर्नर पॉइंट लिखेंगे, इधर वैल्यू ऑफ जेड, और जेड किसके बराबर है आप देख लीजिए, जेड जो है वो 3x प्लस 9y के बराबर है, 3x प्लस 9y के बराबर है। अब पहला कॉर्नर पॉइंट लेते हैं 0,10, तो जेड का वैल्यू कितना आएगा 90, एक दूसरा कॉर्नर पॉइंट है 0,20, तो कितना आएगा 180, है ना, ठीक है। नेक्स्ट कॉर्नर पॉइंट है सी, सी का कोऑर्डिनेट कितना है 15,15, तो 15,15 आप पुट कर लीजिए, 15,15 कितना होगा, 15,15 जो है 15,15 पुट करने पे कितना आएगा 45 प्लस 225, है ना, सॉरी 135, है ना, 15,15 135, ठीक है, तो ये कितने के बराबर हो जाएगा 180। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या है 5,5, तो इसको आप पुट करेंगे तो 15 प्लस 45, ये कितना हो जाएगा 60, तो इसमें जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कितना है 80, तो हम बोलेंगे मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जेड, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जेड इज 180, एंड ये किस पॉइंट पे ओकर हो रहा है, एट x इक्वल टू
15 15 और y इक्वल टू 15 और x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 20। ठीक है, ये हमारा आंसर होगा। और मिनिमम कहाँ मिल रहा है? 60 पे। तो मिनिमम वैल्यू ऑफ जेड इज, मिनिमम वैल्यू ऑफ जेड इज 60 एंड ये किस पॉइंट पे ओकर हो रहा है? एट x इक्वल टू 5 एंड y इक्वल टू 5। ठीक है, ये आपका सॉल्यूशन होगा। बट आप यहाँ पे एक चीज देखिए, इस क्वेश्चन में एक एक्स्ट्रा चीज और आ गया है कि जो मैक्सिमम है ना वो आपके दो जगह एग्जिस्ट कर रहा है, तो हम इसमें कुछ और भी लिख सकते हैं। ठीक है, हम क्या लिख सकते हैं? और अब आप देखिए कि इसमें हम एक्स्ट्रा क्या लिख सकते हैं। तो 0 20 और 15 15 के अलावा भी मैक्सिमम और कहीं मिलेगा, यानी कि सी और डी पे मैक्सिमम मिल रहा है। तो हम कुछ क्या और एक्स्ट्रा बोल सकते हैं कि हम बोल सकते हैं कि मैक्सिमम और मिनिमम सिर्फ सी और डी पे ही नहीं मिलेगा। सी और डी को ज्वाइन करने वाला लाइन जो फिजिबल रीजन के साथ मैच कर रहा है, तो सी और डी को ज्वाइन करने वाला लाइन फिजिबल रीजन के साथ यही मैच कर रहा है, तो हम बोलेंगे कि ऑल पॉइंट लाइन बिटवीन सी एंड डी विल हैव मैक्सिमम वैल्यू। यानी कि यहाँ भी मैक्सिमम वैल्यू 180 मिलेगा, यहाँ भी 180 मिलेगा, यहाँ भी 180 मिलेगा, यहाँ भी 180 मिलेगा। तो हम इसमें जब ऐसा हो ना कि मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू एक से अधिक जगह मिले, तो उन दोनों को आप ज्वाइन कीजिए, जो लाइन बन रहा है, तो देखिए उस लाइन का कौन सा पार्ट फिजिबल रीजन के साथ कॉमन है। तो यही वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट फिजिबल रीजन के साथ कॉमन नहीं है, ये वाला पार्ट फिजिबल रीजन के साथ कॉमन नहीं है, ये पार्ट ही फिजिबल रीजन के साथ कॉमन है। तो हम इसमें एक्स्ट्रा क्या लिख सकते हैं? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जेड will occur, maximum value of z equal to 180, 180 maximum value है, will occur at all point lying between c and d। c और d के बीच में जितने भी पॉइंट होंगे ना, इंक्लूडिंग c एंड d, है ना, उन सारे पे भी आपको मैक्सिमम वैल्यू 180 मिलेगा। ठीक है, तो यही एक प्रॉब्लम है जो आपके सिलेबस में है, बाकी कोई प्रॉब्लम आपके सिलेबस में नहीं है। तो मेरे ख्याल से देख लीजिएगा आप, ये एक्सरसाइज सॉल्व कीजिएगा, एक्सरसाइज 12.1, और देखिएगा कौन सा मैक्सिमम बाउंडेड रीजन है। पहली बात तो फिजिबल रीजन बाउंडेड आना चाहिए, अगर बाउंडेड नहीं है तो आप उसको छोड़ दीजिएगा, जो बाउंडेड है उसको आप सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, तो यही चीज आपके बुक में भी बताई गई थी, देखिए यहाँ पे सेम आया हमारा। उसके बाद हमने कॉलम बनाया, कॉर्नर पॉइंट कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ जेड निकाला। अब जो मिनिमम है वो 60 है, तो हमने लिख दिया, और किस पॉइंट के है? x इक्वल टू 5 बाई मैक्सिमम जो है दो जगह मिल रहा है। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जेड ऑन द फिजिबल रीजन अकर एट टू कॉर्नर पॉइंट एंड इट इज 180 इन ईच केस, है ना। अब रिमार्क में पढ़िए, ऑब्जर्व दैट इन द एबव एग्जांपल द प्रॉब्लम हैज मल्टीपल ऑप्टिमल सॉल्यूशन एट कॉर्नर पॉइंट सी एंड डी। ठीक है, दो जगह मिल रहा है मैक्सिमम वैल्यू। इन दैट केस व्हाट वी विल से, in such case we can see that every point on the line segment CD पे जितना भी पॉइंट लाई कर रहा है वो सारे आपको मैक्सिमम वैल्यू देगा, और वो क्या देगा? 180। एंड सेम इज ऑल्सो ट्रू इन इफ, अगर मिनिमम भी दो जगह मिलता तो उनको ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट पे हमको मिनिमम बहुत जगह मिलता। ठीक है, तो इस क्वेश्चन नंबर 3 से हमारा बहुत सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, तो आप इसको ध्यान रखिए और अपने एक्सरसाइज को सॉल्व कीजिए, एक ही पार्ट है ना, तो आपका इजिली सॉल्व भी हो जाएगा सारा चीज। ओके।